नमस्कार, आभार, अभिनंदन आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। हर रोज की तरह दोपहर 2 बजते ही हम आ जाते हैं आपके साथ बातचीत करने। आपकी जितनी वित्तीय समस्याएं हैं उनको सुलझाने की कोशिश करते हैं। हर रोज अलग अलग विषय पे बातचीत करते हैं और आज हम बातचीत करेंगे म्यूचुअल फंड को लेकर के। जी हाँ, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से जुड़ा जो भी सवाल है आपका, आप हमें भेजिए और हम उस प्रश्न के उत्तर इसी कार्यक्रम में देने का प्रयास करेंगे। तरीका वही पुराना, बहुत आसान है। और जो लोग नए दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको बता देते हैं 9311211874। जी हाँ, ये हमारा दूरभाष क्रमांक है, व्हाट्सएप नंबर है, टेलीफोन नंबर है, जिस पर आपको एक व्हाट्सएप करना है अपने प्रश्न को लेकर के। सवाल थोड़ी डिटेल के साथ भेजिएगा, नाम, शहर का नाम, किस फंड में आपका निवेश है, किस लक्ष्य के साथ आपने निवेश किया है, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं, इन तमाम डिटेलिंग के साथ आप भेजेंगे हमें प्रश्न, तो हम अपने एक्सपर्ट से उतने ही विस्तृत उत्तर जो है आपको दिलवा पाएंगे। तो नाम, शहर के नाम के साथ आप भेज दीजिए अपना प्रश्न, और जो ईमेल आईडी हमारी है उस पर भेज रहे हैं तो टेलीफोन नंबर हमें अवश्य भेजिए। चलिए, अब सबसे पहले रूबरू कराते हैं हमारे आज की खास मेहमान, जो आपकी जो तमाम वित्तीय समस्याएं हैं उनका वो हल निकालेंगे। हमारे साथ मृण अग्रवाल जी जुड़ चुकी हैं। आज काफ़ी लंबे समय बाद इस कार्यक्रम का हिस्सा वो बन रही हैं। मृण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और काफ़ी लंबे समय बाद आप हमारे साथ जुड़ रही हैं। और हमारे तमाम दर्शक जो है इस बात की मांग कर रहे थे कि बहुत लंबा अरसा हो गया मैम आई नहीं है, तो आज उम्मीद करते हैं उनकी नाराज़गी भी दूर होगी। और ये हमने नई पहल की है मैम, जिसमें हम रोज़ लाइव जुड़ रहे हैं 2 से 3 के बीच में। शेयर बाजार हो, म्यूचुअल फंड हो, इन तमाम समस्याओं का समाधान करने के लिए। कैसी लग रही है आपको ये पहल हमारी? बहुत बढ़िया लग रहा है विपुल, और आपका शुक्रिया कि आपने हमें इसमें इनवाइट किया। जी मैम, पहला सवाल आपसे जानना यही चाहेंगे कि हमने देखा कि म्यूचुअल फंड में, एसआईपी में काफ़ी ज़्यादा निवेश आ भी रहा है, लेकिन दिसंबर महीने में ही हमने देखा कि 15 लाख से ज़्यादा खाते जो है वो एसआईपीज बंद हुई हैं। इसके पीछे क्या बड़ा कारण मान रही है? क्या लोगों के मन में रिसेशन का डर है, या लोगों को काफ़ी प्रॉफिट मिल गया, उनको लग रहा है कि नहीं अभी अपने एसआईपी बंद कर देनी चाहिए, या आपको लगता है कि जो स्मॉल सेविंग्स में रिटर्न बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है उस वजह से लोग उधर शिफ्ट हो रहे हैं? वजह क्या मानती हैं आप? आपने जो तीनों फैक्टर बोले वो हैं, बट आई थिंक सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के मन में आशंका है कि 2023 में जो ग्लोबल फैक्टर्स का जो इम्पैक्ट है, जो इम्पेंडिंग रिसेशन के बारे में बातें हो रही हैं, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। काफी सारी जॉब लॉसेस भी देखने को मिल रहे हैं ग्लोबली, इंडिया में भी। सभी रिपोर्ट नहीं होते हैं, बट फिर भी काफी सारे जॉब लॉसेस देखने के लिए भी मिल रहे हैं। And I think to some extent, if you see कि last year, for example, 2022 में India was an outlier, right? कि Indian markets were up despite इतनी सारी problems होने के बावजूद भी अपने Indian markets ended positive. So it could be a combination of both profit booking, but I think मुझे बहुत सवाल आते हैं कि अगर रिसेशन हुआ तो हम क्या करें, क्या हम अपने पैसे अभी निकाल लें। तो मुझे तो यही लगता है कि ये रिसेशन की सोच की वजह से लोग पैसे निकाल रहे हैं। तो मन में आशंकाएं लोगों की हैं, इस वजह से लोग पैसे यहाँ पर निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन भारत के बारे में तमाम लोगों का ये मानना है कि स्लो डाउन हो सकता है, अर्थव्यवस्था जितनी उम्मीद थी उतनी तेज़ी के साथ ना बढ़े। लेकिन भारत में अभी फिलहाल ऐसी आशंकाएं नहीं हैं कि भारत में जो है रिसेशन जैसी स्थिति देखने को मिले। चलिए, अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और यूट्यूब पे भी आज तो कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही लोग अपने प्रश्न पूछ रहे हैं। पहले सचिन मुद्रा जी से बातचीत कर लेते हैं। सचिन जी नमस्कार। सचिन जी नमस्कार। नमस्ते। कैसे हैं सचिन जी आप? सर एकदम बढ़िया, आप बताइए सर। एक कि आपकी जो मनी 9 की पहल है ये बहुत ही अच्छी लगी है। थैंक्स अलॉट सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की जो हौसला अफजाई है, जो विचार हैं, उसी से हम लोगों को प्रेरणा मिलती है और नए नए कार्यक्रम आपके लिए लेके आते हैं। कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? सर मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ, कोटा राजस्थान से। चलिए, शिक्षा का गढ़ है कोटा, और वहाँ पे बड़ी संख्या में पूरे देश भर से लोग वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं। आप बताइए, आप क्या करते हैं और क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? सर मेरे तो कोटा स्टोन का बिजनेस का काम है। मेरे को म्यूचुअल फंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है। मेरे पास में 3 म्यूचुअल फंड है। एक तो पराग पारिक फ्लैक्स कैप फंड, एक यूएस डीएसपी यूएस इक्विटी फ्लैक्स कैप फंड, और एक डीएसपी वर्ल्ड गोल्ड फंड। क्या मुझे तीनों म्यूचुअल फंड कंटिन्यू रखने चाहिए? और नजरिया क्या है, कितने समय के लिए आपने पैसे लगाए हुए हैं? सर कम से कम 20 साल के लिए मेरी एसआईपी जारी है, हर मंथ 1000 की। अच्छा, 20 साल के लिए। तो इन्होंने 2-3 फंड ले रखे हैं। एक तो आपने पारिक फ्लेक्सी कैप फंड लिया हुआ है, हाँ, एक डीएसपी यूएस फ्लेक्सिबल इक्विटी फंड ले रखे हैं जी, और एक गोल्ड फंड।
अच्छा, गोल्ड फंड के लिए रखा है आपने। चलिए पूछते हैं जरा मृण जी से कि वो क्या सजेस्ट कर रही हैं। मृण जी, ये 3 फंड इन्होंने ले रखे हैं, नज़रिया लॉन्ग टर्म का है, 20 साल के आसपास का नज़रिया है। क्या ये इनके फंड का चुनाव सही है या आपको लगता है कहीं पर इन्हें स्विच करना चाहिए? देखिए, मैं इनका पूरा पोर्टफोलियो तो जानती नहीं हूँ, तो जी, आई कांट अभी से। इन्होंने 3 फंड का ही नाम लिया है जी। हाँ, तो मतलब अगर बस यही 3 फंड हैं तो सर्टनली थोड़ा इंडिया एक्सपोजर होना चाहिए। आई नो कि पराग पारेख एक फ्लेक्सिबल फ्लेक्सी कैप फंड में आपको इंडिया एक्सपोजर भी मिल रहा है। देखिए, ये जो फंड्स अभी जो डाउन हैं, जैसे पराग पारेख आपने कहा या आपने डीएसपी कहा, इन सब में यूएस एक्विटीज का एक्सपोजर है और पिछले साल यूएस एक्विटीज का प्रदर्शन बहुत बुरा हुआ है। वेरियस फैक्टर्स की वजह से वहां पर इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है, इंटरेस्ट रेट्स बहुत बढ़ गए हैं। तो इन सब वजहों से स्पेशली जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं वो काफी उनमें काफी गिरावट आई है, और इस वजह से ये जो फंड्स हैं ये अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। बट सिंस आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है, 20 साल का है, मुझे नहीं लगता है कि आपको इसके बारे में ज्यादा परेशान होना चाहिए। आप इसमें बने रहें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमें एक्सपेक्टेशन है कि इसमें अच्छे रिटर्न आ सकते हैं। और स्पेशली पराग पारेख फ्लेक्सी कैप जो फंड है, ये मेरा एक बहुत ही फेवरेट फंड है, वो इसीलिए क्योंकि ये बहुत लो वॉलेटिलिटी फंड है, इसमें वॉलेटिलिटी बहुत कम है, डाउनसाइड कैप्चर रेशियो बहुत कम है, और जो फंड मैनेजमेंट का स्टाइल भी है, वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म है। तो सिंस आपने कहा कि आप इसमें 20 साल के लिए हैं, आप इसमें बने रहें। हाँ, 1-2 साल अच्छे नहीं रहेंगे शायद इस फंड में, बट कोई चिंता की बात नहीं है। एंड द सेम थिंग फॉर द अदर फंड्स। नाउ एज फार एज द गोल्ड फंड इज कंसर्न, मैंने सुना नहीं आपके पास कौन सा गोल्ड फंड है, बट आई एम जस्ट डीएसपी अज्यूमिंग दैट इट्स एन डीएसपी ईटीएफ। वर्ल्ड गोल्ड फंड, अगेन अगर कौन सा हम सर? बने हुए हैं हमारे। डीएसपी डीएसपी वर्ल्ड गोल्ड गोल्ड फंड। अच्छा, डीएसपी वर्ल्ड गोल्ड फंड इन्होंने ले रखा है जी। जी। ये तो अभी बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि गोल्ड माइनिंग स्टॉक्स भी अभी अच्छे कर रहे हैं, तो इसमें कोई आपको इशू नहीं है, आप इसमें बने रह सकते हैं। बट मैं एक ही एडवाइस दूंगी कि अगर आप आगे जाकर कुछ निवेश करना चाहते हैं, तो प्लीज इंश्योर कि आप ओनली इंडिया एक्सपोजर में थोड़े पैसे जरूर डालिए। कोई भी आप निफ्टी 50 वगैरह जैसा ईटीएफ भी चूज कर सकते हैं। तो आप थैंक यू। जी जी, शुक्रिया सर, और आपको उम्मीद करते हैं कि उत्तर जो है संतुष्ट आप होंगे। कुछ एक और फंड अगर आप बचाना चाहते हैं तो और फंड में पैसे लगा सकते हैं, जिसमें निफ्टी 50 आपको ऐड करने चाहिए। जिस ऐसे फंड का चुनाव कीजिए, मृण जी का कहना है, जिनका एक्सपोजर सिर्फ भारत में हो, तो वो जो है थोड़ा आपकी जो पोर्टफोलियो हो उसको थोड़ा और वजन प्रदान करेगा। तो जब भी आपको लगे कि आपका बजट है और थोड़ा सा आप और बचा सकते हैं। तो अगले दर्शक हमारे साथ हरि प्रसाद जी हैं, बसमत महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और हर बार हम कोशिश करते हैं कि किसी एक दर्शक का पोर्टफोलियो जो है हम सीधे उनके साथ बातचीत करके, उनके साथ लाइव इंटरेक्शन करके बातचीत करें। तो आज हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे हरि प्रसाद जी। हरि प्रसाद जी को प्रकट किया जाए। हरि प्रसाद जी नमस्कार। आप अपना वॉल्यूम जरा बढ़ा लीजिए, आपका म्यूट है शायद ऑडियो जो है। हाँ, म्यूट था सर। जी सर, जी, नमस्ते नमस्ते मैम। नमस्कार नमस्कार हरि प्रसाद जी, क्या करते हैं सर? आप वर्दी में बैठे हैं, आप पुलिस में हैं क्या सर? हाँ सर, मैं ड्यूटी पे हूँ, तो अभी वो कॉल के लिए आया। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। और महाराष्ट्र पुलिस तो पूरे देश भर में काफ़ी प्रसिद्ध है, और आप लोगों की वजह से तमाम उत्सव और तमाम चीज़ें, तमाम सेलिब्रिटी के होने के बावजूद महाराष्ट्र सुरक्षित है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो काम आप कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। और बताइए सर, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? सर धन्यवाद जी सर, मेरी उम्र 37 साल है। जी जी। और 2 बच्ची है, 3 साल और 6 साल की। अच्छा तो अच्छा उनकी शादी, एजुकेशन और मेरी रिटायरमेंट के लिए अच्छा अच्छा मुझे इन्वेस्ट करना है 15 से 20 साल के लिए। जी। तो मेरा अभी पिछले 6 महीने से मैंने 5 जी। सिप चालू किए सर। 5 SIP तो चालू किए। जी जी। उसमें है मेरा एसेट, हाँ SIP, उसमें है मेरा एसेट 2500, SBI स्मॉल कैप है 2000, UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 है 2000, पराग पारिक है 3000, और PGI IM इंडिया मिड कैप। जी, ये क्या सर? जी जी, क्या नजरिया है सर आपका? आपने 15-20 साल बताया ना? हाँ, 15-20 साल। और इसके अलावा सर, मेरा सुकन्या में दोनों बेटियों का 2500 ऐसा 5000 है महीने का।
अच्छा, और अच्छा। मेरी पीएलआ है एक 2000 की, एलआईसी है 2000, और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में मैंने अभी तक 60,000 का निवेश किया है सर। चलिए, और एक कॉर्पोरेट बैंक में एफडी है मेरी 62,000 की सर। अच्छा, अच्छा। इतना निवेश है, और वो मेरा पोर्टफोलियो कैसा है क्या है, तो जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल ये- चर्चा करते हैं ये- हरिप्रसाद जी। और अच्छी बात यह है कि आप तमाम जिम्मेदारियों के साथ साथ और एक पिता की जिम्मेदारी बहुत अच्छी बखूबी निभा रहे हैं और थोड़ा थोड़ा करके बचाने की कोशिश कर रहे हैं। 6 महीनों से मिंट जी इन्होंने एक पोर्टफोलियो अपने हिसाब से ये आपकी खुद की सोच थी हरिप्रसाद जी, कि किसी से आपने डिस्कस किया, किसी फाइनेंशियल प्लानर की मदद ली, क्योंकि काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो नहीं आपका। सर, जी, नहीं, किसकी मदद नहीं तो नहीं ली, लेकिन आप यूट्यूब या टीवी का चैनल देख चलिए, ये बड़ी अच्छी बात है कि इस तरह की थोड़ा- फाइनेंशियल लिटरेसी जो है किया है। लोगों में आ रही है, और आप लोग खुद जो है टीवी देख करके और हमारे कार्यक्रम देख करके, अखबार पढ़ करके इस तरह का पोर्टफोलियो बिल्डअप कर रहे हैं। मिंट जी के पास चलते हैं। मीरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड में 2,500 रुपये, एसबीआई स्मॉल कैप में 2,000, यूटीआई नेक्स्ट 50 में 2,000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 3,000, पीजीआईएम मिड कैप में 3,000 का निवेश कर रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने सुकन्या में निवेश कर रखा है और एलआईसी ले रखी है, गोल्ड बॉन्ड में निवेश कर रखा है। कैसे देख रही हैं आप, और जो इनकी सोच है कि बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी, बाकी इनके रिटायरमेंट में कोई दिक्कत ना हो भविष्य में अगर आमदनी टूटती है तो? तो सबसे पहले हरिप्रसाद जी, मैं आपको दाद देना चाहूंगी कि आप ये सब निवेश कर रहे हैं। ज्यादातर हम देखते हैं कि लोग ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स में ही निवेश करते हैं, और इक्विटी फंड से थोड़ा लोग रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं। तो मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता हुई आपसे मिलकर और ये देखकर कि आपने ये सब पोर्टफोलियो अपने आप से खुद बनाया है। और जब मैंने एक्चुअली आपका पोर्टफोलियो देखा था तो मैंने यही सोचा था कि पहली बार मैं ऐसे टीवी पर मैं काफी शोज करती हूँ, पहली बार मैं देख रही हूँ कि किसी ने इतना सोच समझकर अच्छे से पोर्टफोलियो स्प्लिट किया है, क्योंकि आपके पास ब्लू चिप भी है, स्मॉल कैप भी है, निफ्टी 50 इंडेक्स भी है जो एक अच्छा इंडेक्स है, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप। तो एक्चुअली जो भी आपने फंड चुने हैं वो बहुत अच्छे हैं। इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसी में निवेश जारी रखिए। और अगर आप और भी अमाउंट आगे जाकर बढ़ाना चाहते हैं तो इन्हीं स्कीम्स में निवेश कीजिए, आपको और किसी स्कीम की जरूरत नहीं है। अच्छा, आपने सुकन्या में भी डाला है, मैं देख रही हूँ कि आप एनपीएस में भी ऑफ कोर्स वो तो आपका जाता ही होगा। बिल्कुल। एंड इट्स वेरी गुड टू सी कि आपने जो किया है, आपने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में भी पैसे डाले हैं, ये नहीं कि जाके जेवर खरीद लिए। इसमें मैं एक ही बात आपको कहना चाहूंगी कि जब भी आप गोल्ड में निवेश करने की सोच रहे हैं तो एसजीबी इज बेटर ऑप्शन, क्योंकि एसजीबी में आपको कोई चार्जेस नहीं है। अगर आप जाके जेवर खरीदते हैं तो उसमें 25-30% चार्जेस के तौर पर ही चले जाते हैं। तो आई थिंक ये आपका जो पोर्टफोलियो है ये बहुत बढ़िया है, और इसी में आप बने रहें, और स्कीम्स ना ऐड करें, और इसी और सुकन्या वगैरह जो भी आपके पास ऑलरेडी है वो जारी रखें। जी। एक चीज जो मैं कॉशन करना चाहूंगी वो यही है कि आप कोई भी जो इन्वेस्टमेंट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, जो काफी सारे चाइल्ड प्लान आते हैं या मनी बैक, कैपिटल गारंटीड इंश्योरेंस वगैरह, ऐसी जो स्कीम्स आती हैं, आप इनसे सतर्क रहिए और इनसे दूर ही रहिए। तो इनसे दूर रहिए आप। और बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है जो हमारे तमाम दर्शक देख रहे हैं, उनको भी एक बार फिर से हम उनका पोर्टफोलियो दिखा देते हैं। आप भी इसी तरह से पोर्टफोलियो बिल्डअप कर सकते हैं अपनी भविष्य की जरूरतों के लिए, थोड़े थोड़े पैसे। मेरा एक छोटा सवाल है, छोटा। जी 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 जी, बताइए सर, पहले आपका प्रश्न पूछ लेते हैं। जी, तो मेरे पोर्टफोलियो में जो पीजीआईएम, पराग पारिक और यूटीआई है सर, तो 10% से स्टेप अप किया है मैंने। और दूसरा छोटा सवाल है जी कि इसके अलावा मुझे मेरा अभी टर्म प्लान नहीं है, तो उसके बारे में मैं सोच रहा हूँ सर। ठीक है, टर्म प्लान को या नहीं लेना जी चाहिए? जी, एक मिनट जी, आप उत्तर दीजिए जरा। हाँ, वो तो ठीक है, जो आपने स्टेप अप के बारे में सोचा है वो बिल्कुल सही है। अच्छा, टर्म प्लान के बारे में आप सोच रहे हैं, सर्टेनली टर्म प्लान लेना चाहिए। सबसे सस्ता जो पड़ता है वो है ऑनलाइन प्लेन वेनिला टर्म प्लान, जिसमें कोई रिटर्न ऑफ प्रीमियम नहीं हो, और कुछ उसमें मतलब जो भी आपका प्रीमियम कट के जाता है वो चला जाता है, राइट। तो जो प्लेन वेनिला प्योर टर्म प्लान बोलते हैं
वो अच्छा रहेगा। आप चूज कर सकते हैं बेसिस दी टू थिंग्स, वन इज प्रीमियम एंड सेकेंड इज क्लेम सेटलमेंट रेशियो। जरूर देख लीजिए, जिस भी कंपनी का 90% से ज्यादा क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो ज्यादा बेहतर रहेंगी। आपको ये इन्फॉर्मेशन एक्चुअली इंटरनेट पर भी मिल जाएगा, क्लेम सेटलमेंट रेशियो ऑफ वेरियस इंश्योरेंस कंपनीज। तो इसके तौर पर आप खरीद सकते हैं और आप ऑनलाइन में ही कर सकते हैं पूरा ट्रांजैक्शन। तो और कुछ पूछना चाह रहे हैं हरिजी, संतुष्ट हैं आप उत्तर से? नहीं, पूछना तो नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन अब एक वो सवाल जो मैं step up पूछता का हूँ, सोच आप रहा ये हूँ बताइए कि आप जी सर एक मिनट। अच्छा आप वो बोलिए। स्टेप अप का सोच नहीं रहा हूँ, स्टेप अप किया हूँ सर। पांच पैकी से तीन शिप में स्टेप अप किया हूँ ऑलरेडी। दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। बढ़िया सर, बढ़िया। अब ये मेरा सवाल सुन लीजिए कि आप चूंकि पुलिस में काम कर रहे हैं, किस तरह की बड़ी चुनौतियों का सामना आप लोगों को करना पड़ता है, उसके बारे में कुछ बताएंगे बहुत संक्षेप में? बहुत सारे दर्शक इंतजार कर रहे हैं। सर पहली चुनौती तो ऐसी है कि लोग पुलिस पे ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते हैं, और पुलिस इतनी ड्यूटी निभाती है, लेकिन वो लोगों के समझ में नहीं आती। जब ये बिल्कुल। लोगों के समझ में आएगा, जब लोग ट्रस्ट करेंगे, तो हमारा काम उससे भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। नहीं, जितनी ईमानदारी से और आप जैसे कर्तव्यनिष्ठ लोगों की वजह से हम लोग इतनी निश्चिंता पूर्वक अपना काम कर पाते हैं, और कहीं पर भी कोई क्राइम हो, आप लोगों की वजह से ही उस पर नियंत्रण रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया। महिरानी, कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं सर आपको? सर बहुत बढ़िया कार्यक्रम लगते हैं आपके, मैं देखता रहता हूँ, और चैनल पे सवाल भी भेजते रहता हूँ, ईमेल नहीं, पे बिल्कुल, या आपके व्हाट्सएप पे। आगे भी हम आपके सवाल लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार आपका हमारे साथ प्रश्न पूछने के लिए, जुड़ने के लिए, और अपनी ड्यूटी में से समय निकाल करके आप जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। तो ये थे हरिप्रसाद जी, जिनका पोर्टफोलियो हमने डिस्कस किया, और एक आदर्श पोर्टफोलियो यहाँ पर उन्होंने बनाने की कोशिश की है, और कर्तव्यनिष्ठ एक पुलिसकर्मी हैं। चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं। काफ़ी सारे सवाल हमारे पास यूट्यूब पे लोग भेज रहे हैं, और एक एक करके अब जो है एक पूछते हैं। भरत जी से पहले बातचीत कर लेते हैं, भरत जी का प्रश्न ले लेते हैं, और स्क्रीन पे जरा लाया जाए भरत जी का प्रश्न। भरत जी का प्रश्न ये है कि एडलवाइज स्मॉल कैप फंड कैसा रहेगा? 15 साल के लिए इन्होंने 1000 रुपये की SIP करा रखी है। तो भरत जी ने अभी यूट्यूब पर कमेंट करके अपना प्रश्न पूछा है, और हम तुरंत इनका प्रश्न ले रहे हैं। बाकी प्रश्न भी इसी कार्यक्रम में सम्मिलित किए जाएंगे। आप कार्यक्रम के साथ बने रहिए। मृण जी, क्या सलाह रहेगी? एडलवाइज स्मॉल कैप फंड 15 साल के लिए 1000 रुपये की SIP। देखिए, स्मॉल कैप फंड में एक ही बात आपको ध्यान रखनी है कि फंड में उतार चढ़ाव आता रहेगा। इसके वजह से आप फंड मत बदलिए। जनरली हम क्या देखते हैं कि थोड़ा सा भी नीचे हो गया, डाउन हो गया, तो जैसे आजकल पराग पारेख के ऊपर काफी सवाल आ रहे हैं क्योंकि इसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है पिछले साल में। तो ऐसे होता रहता है स्मॉल कैप में भी, सारे फंड्स में ऑनेस्टली ऐसा होता है कि कभी कभी वो फंड बहुत अच्छे करते हैं, कभी कभी बहुत बुरी परफॉर्मेंस रहती है। बट जो स्मॉल कैप फंड्स होते हैं उसमें ज्यादा ही वॉलेटिलिटी रहती है, बिकॉज दे आर इन्वेस्टिंग इन स्मॉल कैप स्टॉक्स। तो इसमें मेन चीज जो है कि आप बने रहें, बी पेशेंट, बने रहें। आई थिंक इट्स अ गुड फंड, यू कैन स्टे इन्वेस्टेड। बने रहिए, आपके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत सारे इंटरेस्टिंग सवाल भी आ रहे हैं। मृण जी, रवि साहू जी ने प्रश्न यूट्यूब पे भेजा है, और उनका सवाल बड़ा जेन्युइन है। कह रहे हैं कि क्या म्यूचुअल फंड गिरते मार्केट में खुद मैनेज करते हैं फंड को, या फिर जो ग्राहक है, जो कस्टमर है, उसको रिडीम करके रिस्क मैनेज करने की आवश्यकता है? मुझे लगता है कि नए निवेशक हैं तो ये जानना चाह रहे होंगे कि आखिर में अगर जिस तरह की वोलेटिलिटी, जिस तरह की आशंकाएं, और इक्विटी मार्केट में पिछले 2 दिनों में जो गिरावट देखने को मिली है, आज भी हम देख रहे हैं निफ्टी में 200 अंकों की गिरावट है, तो शायद इनके मन में डर है और ये जानना चाह रहे हैं म्यूचुअल फंड खुद मैनेज करते हैं इस तरह की गिरावट को, या फिर जो इन्वेस्टर है उसको रिडीम कर लेने चाहिए अपने पैसे? नहीं, म्यूचुअल फंड मैनेज कर लेंगे, बट एक चीज आप ध्यान में रखिए कि अगर मार्केट गिरेगा, ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड की एनएवी नहीं गिरेगी, बिकॉज इट इज मार्केट लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट, राइट? तो मे बी म्यूचुअल फंड की एनएवी कम गिरेगी मार्केट से, बट ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड नहीं गिरेगा। तो अगेन, वॉलेटिलिटी इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, ऑफ इन्वेस्टिंग लाइफ, आई वुड से। एंड इन्वेस्टमेंट में अगर आपको वॉलेटिलिटी नहीं रहेगी तो मतलब मजा भी नहीं आएगा और रिटर्न्स भी ज्यादा नहीं बनेंगे, क्योंकि लेस वॉलेटाइल इन्वेस्टमेंट्स में रिटर्न नहीं बनते हैं। मेन थिंग इज कि आप बने रहें,
आई डोंट नो कि आपने कौन से फंड्स खरीदे हैं, बट मैं यही कहूंगी कि वॉलीटिलिटी की वजह से आप एग्जिट ना करें, और बहुत मुश्किल है मार्केट को टाइम करना। आप सोचते हैं कि अभी निकाल देंगे और फिर बाद में मार्केट इतना गिर जाएगा और फिर हम फिर से एंटर कर लेंगे। एक्चुअली ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप वेट करते रहेंगे कि मार्केट और गिरेगा और गिरेगा और गिरेगा, और फिर आप देखेंगे कि सडनली मार्केट तो ऊपर चढ़ गया है। तो बहुत मुश्किल है किसी को भी मार्केट को टाइम करना। तो वो सुरक्षित निवेश है सर। आप म्यूचुअल फंड पे अगर आप पैसे लगा रहे हैं, बाजार है, उतार चढ़ाव बने रहेंगे, तो जब आप बाजार गिरते हुए बाजार में अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो आपको यूनिट्स भी ज़्यादा मिलेगी, तो उसका भी फायदा आपको मिलेगा अगर लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो। खुद अगर आप हाथ उतरते हैं और एक्सपर्ट नहीं हैं तो हाथ जलने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। राहुल जी से ज़रा बातचीत कर लेते हैं। राहुल जी ने भी बातचीत क्या, उन्होंने यूट्यूब पे सवाल भेजा है और हम चाहेंगे कि उनका सवाल स्क्रीन पे लाया जाए। और राहुल जी पूछना चाह रहे हैं कि बढ़ती ब्याज दरों के दौर में डेट फंड में निवेश करना कितना सही रहेगा। ये आजकल बहुत सारे सवाल आ रहे हैं डेट फंड को लेकर के, और ख़ासतौर से जिस तरीके का रिटर्न अब देखने को मिल रहा है और उम्मीदें हैं कि आगे चल करके डेट फंड काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आप कैसे देख रही हैं मैम, डेट फंड में कितना % हिस्सा इस समय लगाना चाहिए अगर एक पोर्टफोलियो है, और क्या शॉर्ट टर्म डेट फंड में जाना चाहिए, लॉन्ग टर्म में डेट फंड की कितनी हिस्सेदारी रहनी चाहिए? तो मैं चाहता हूँ राहुल जी के माध्यम से इन तमाम सवालों के उत्तर अगर आप दे सकें तो अगर हम जो इंटरेस्ट रेट्स को देखते हैं तो इंटरेस्ट रेट्स काफी बढ़ गए हैं। दे नॉट एट द पीक बट दे नॉट टू फार अवे फ्रॉम द पीक। तो इस हिसाब से अगर आपको डेट में निवेश करना है, इट्स अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट सर्टनली। आप एफडी में भी कर सकते हैं, बट अगर आप डेट फंड्स में देख रहे हैं, अगेन बहुत सारी कैटेगरीज हैं। तो सबसे पहले तो जो आपको बहुत क्लियर होना है कि आप कितने समय तक ये पैसे लगा सकते हैं। ये आप लगा सकते हैं 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए। आप कितने समय तक ये पैसे लगा सकते हैं, उसके बेसिस पर आपको फंड चूज करना पड़ेगा। अगर आप 3 साल से कम के लिए लगा रहे हैं, देन यू कैन कंसिडर दी अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स। बट अगर आप 3 साल से ऊपर के लिए लगा रहे हैं, आपके पास 2 कैटेगरीज हैं। एक तो है शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड एंड दी अदर इज द टारगेट मैच्योरिटी फंड। तो अगर आपको पक्का मालूम है कि अच्छा मैं 5 साल के लिए लगा सकता हूँ और मेरे को इन पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी 5 साल तक, तो आप टारगेट मैच्योरिटी फंड के बारे में भी सोच सकते हैं, क्योंकि इसके भी यील्ड्स अभी बहुत अच्छे आ रहे हैं। सो ये दोनों ऑप्शंस हैं सर्टेनली, बट यू हैव टू डिसाइड बेस्ड कि आप ऑन योर होल्डिंग पीरियड। ठीक, अब हमारे साथ मोरेश्वर जी जुड़ चुके हैं। मोरेश्वर जी नमस्कार। 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 कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? मैं पुणे से बोल रहा हूँ। पुणे से बोल रहे हैं, बहुत अच्छी जगह से बोल रहे हैं सर। मौसम बड़ा अच्छा रहता है पुणे में जो है, अभी कैसा मौसम चल रहा है? अभी अच्छा है, प्लेजेंट है। बहुत अच्छी बात है। और क्या करते हैं आप? मैं रिटायर्ड हूँ। अच्छा। नाउ आई एम 67 years old। आई एम रिटायर्ड फ्रॉम स्टेट बैंक। अच्छा, स्टेट बैंक से रिटायर हुए हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। तब तो आपके पास अच्छा खासा ज्ञान पहले से ही होगा म्यूचुअल फंड को लेकर के, निवेश को लेकर के। क्या पूछना चाह रहे हैं आप? मैं पूछ रहा हूँ, मैं ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ 3 years पहले आईडीएफसी बैंकिंग पीएसयू एंड शॉर्ट टर्म। अभी वो परफॉर्म नहीं कर रहा है डेट फंड, तो उसको 3 साल हो गए, तो मैं एग्जिट होना अच्छा है या उधर ही बना रहना अच्छा है? चलिए, अब आपने एक बार पूछ लेते हैं। हालांकि अभी इंडेक्स फंड को लेकर के हमने भी बातचीत की। अब आईडीएफसी का इन्होंने के बैंक फंड में इन्होंने पैसे लगाए हुए हैं, रिटायर्ड हैं, शॉर्ट टर्म डेट फंड में भी लगाए हुए हैं, और ये मुझे लगता है इन्होंने पहले लगाए थे तो शॉर्ट टर्म डेट फंड में भी उस समय कोई खास रिटर्न इनको मिल नहीं रहे होंगे। अब इन्हें क्या करना चाहिए? एक बार एग्जिट करके दोबारा एंट्री कहीं और आप सजेस्ट करेंगी जो ये करना चाहते हैं? एक्चुअली मैंने फंड के नाम नहीं सुने। एक ही फंड इन्होंने, एक तो डेट फंड ले रखा है, दूसरा आईडीएफसी पीएसयू बैंक फंड ले रखा है। आईडीएफसी बैंकिंग एंड पीएसयू एंड आईडीएफसी शॉर्ट टर्म फंड। अच्छा, आईडीएफसी का शॉर्ट टर्म फंड ही ले रखा है और आईडीएफसी का ही इन्होंने पीएसयू बैंक फंड ले रखा है। करेक्ट। तो देखिए, जो आईडीएफसी का शॉर्ट टर्म डेट फंड है, एक्चुअली वो बहुत अच्छा फंड है, वो बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो है, वेरी क्लीन AAA पोर्टफोलियो। तो उसमें आपको रिटर्न थोड़ा कम ही आने वाला है, बिकॉज द पोर्टफोलियो इज वेरी वेरी हाई क्वालिटी पोर्टफोलियो, राइट? ऑफ कोर्स अभी आपने रिटर्न्स इतने अच्छे नहीं देखे हैं, बिकॉज वी वर इन द राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो, और जब इंटरेस्ट रेट्स राइज होते हैं तो सर्टेनली डेट फंड के रिटर्न्स इतने अच्छे नहीं दिखते हैं। बट अब से आप अब से आप यू कैन एक्सपेक्ट कि अब से रिटर्न इस फंड का ज्यादा बेहतर हो जाएगा, बिकॉज द यील्ड्स हैव एक्चुअली गॉन अप, राइट?
अब दूसरा, आपने एक सेक्टर फंड के बारे में बात की, और जैसे कि मैंने कहा कि मैं एक्चुअली फेवर में नहीं हूँ सेक्टर फंड्स के, क्योंकि इसमें आपको बहुत कंसंट्रेशन हो जाता है। अगर आप देखें 2020 में हेल्थ केयर सेक्टर वाज नंबर 1 सेक्टर इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। 2021 इट वाज समवेयर एट द बॉटम, राइट? 2022 में भी डूइंग ओके। सो ये बहुत मुश्किल हो जाता है कहना कि ये सेक्टर आगे चल के परफॉर्म करेगा कि नहीं। अच्छा, अब ये सेक्टर में कौन से स्टॉक्स हैं, इसमें क्या हो रहा है, इसीलिए जी चलिए लगता है, जी जी जी, चलिए वापस आ गई हैं आप। जी मैम, अपनी हाँ बात कंप्लीट कीजिए। जी हाँ, मैंने कहा मैं हर समय डाइवर्सिफाइड फंड्स ही रेकमेंड करती हूँ, क्योंकि इसमें आपको एक्सपोजर मिलेगा अक्रॉस सेक्टर्स, अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड इन द हाई कन्विक्शन आइडियाज which are researched by the fund manager. So I would say कि please look at a diversified fund like a flexi cap fund. ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। और अब चलिए जरा विजय जी का सवाल ले लेते हैं, जो कि लगातार हमसे कह रहे थे कि हमारा प्रश्न नहीं लिया गया है, तो इनका प्रश्न जरा लेकर के आए। इन्होंने 45,000 रुपये शायद निवेश कर रखे हैं, और ये जानना 5 फंड में इन्होंने पैसे लगाए हुए हैं, और हम चाहेंगे कि इनके प्रश्न को लेकर के आया जाए कि क्या इनका प्रश्न है। तो स्क्रीन पर जरा दिखाया जाए इनके प्रश्न को, ताकि इनके प्रश्न का उत्तर जो है लिया जाए। SBI कॉन्ट्रा में इन्होंने निवेश किया हुआ है, कोटक मिड कैप में निवेश किया हुआ है, ICICI प्रूडेंशियल फोकस फंड में इन्होंने लिया हुआ है, और क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड में भी इन्होंने 10,000 रुपये लगाए हैं। इसके अलावा पराग पारिक का इन्होंने एक टैक्स सेवर फंड ले रखा है, जिसमें ये 5,000 रुपये हर महीने निवेश कर रहे हैं। अब ये जानना चाह रहे हैं कि क्या मेरा ये जो मैंने पोर्टफोलियो बनाया है वो किस हद तक सही है, इसमें बने रहना चाहिए या नहीं। 10 साल से ऊपर का नजरिया है, रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। हाँ ठीक है, मेरे ख्याल से तो बने रह सकते हैं। अच्छा स्प्लिट है, कॉन्ट्रा फंड भी है, मिड कैप भी है, और ठीक ठाक फंड है, इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सो आई थिंक ही कैन जस्ट रिमेन इन्वेस्टेड। तो अच्छा पोर्टफोलियो बनाया है सर, आप इतने परेशान क्यों हैं? आप बने रहिए, इसमें जो है कोई समस्या वाली बात यहाँ पर आपके लिए नहीं है, आप बने रहिए। निवेश का नज़रिया भी आपका लंबा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में अच्छे खासे रिटर्न आपको देखने को मिलेंगे। JM सिंह जी ने भी प्रश्न पूछा है, और ये लगातार ये कह रहे हैं कि मेरा सवाल ले लीजिए। ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप इक्विटी फंड कैसा है? 4 महीने पहले 2,000 रुपये का SIP लिया है, 3 से 5 साल तक का प्लान है, इसका फ्यूचर क्या है? तो ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप इक्विटी फंड में इन्होंने पैसे लगाए हुए हैं। 4 महीने पहले इन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू किया है, 2,000 रुपये हर महीने लगा रहे हैं, 3-4-5 साल के लिए इन्होंने ये पैसे लगाए हुए हैं। अब ये जानना चाह रहे हैं कि क्या इसमें निवेश मेरा सही है। सबसे पहले जब भी आप कोई इक्विटी फंड में निवेश करते हैं, आपको मिनिमम 7 साल का होल्डिंग पीरियड होना चाहिए। 3 से 5 साल बहुत बहुत कम समय होता है, इसमें आप बहुत वॉलेटिलिटी देख सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके रिटर्न्स इतने अच्छे ना आए। अगर बेहतर रिटर्न्स आने हैं तो आपको इसके लिए टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगी कि आप 3 से 5 साल के गोल के हिसाब से मत लगाइए, सर्टेनली आपको लॉन्ग टर्म के लिए लगाना है। अच्छा, दूसरा, दिस इज बाइंग ब्लू चिप स्टॉक्स, तो फंड तो अच्छा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसमें आप बने रह सकते हैं। तो फंड अच्छा है, लेकिन नज़रिया थोड़ा सा आप बढ़ा लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 5 साल का नज़रिया मैम को थोड़ा कम लग रहा है मैम, लेकिन अगर 4-5 साल के नज़रिए के साथ मान लीजिए कि कोई व्यक्ति पैसे लगाता है कि ठीक है हमें प्लॉट खरीदना है, कोई काम करना है 5 साल में, और अगर वो निवेश करना शुरू करता है, तो किस तरह के फंड आपको लगता है कि ज़्यादा बेहतर रहेंगे, जहाँ पर रिटर्न भी ठीक ठाक मिल जाए और उस तरह की अनसर्टेनिटी भी ना देखने को मिले? जैसे कि मैंने कहा, डायनेमिक एसेट एलोकेशन कैटेगरी या बैलेंस एडवांटेज फंड की जो कैटेगरी होती है वो अच्छी रहती है, क्योंकि उसमें बोथ इक्विटी एंड डेट का एक्सपोजर मिलता है, और दूसरी बात उसमें रेगुलर रीबैलेंसिंग बिटवीन इक्विटी एंड डेट रहता है। तो दैट गिव्स यू बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स बेसिकली। चलिए, विजया कुमार बिरबाट्टा जी ने आपको धन्यवाद किया है, आपने उनका प्रश्न का उत्तर दिया है, तो YouTube पे वो धन्यवाद कर रहे हैं। मुझे भी धन्यवाद करें, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कार्यक्रम देखने के लिए, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। असम यादव जी ने प्रश्न भेजा है फतेहपुर उत्तर प्रदेश से। अभी इनका प्रश्न ये है कि इनकी उम्र 29 साल है, और ये कह रहे हैं मैं पिछले 1 साल से हर महीने 2,500 रुपये SIP में देता हूँ,
और ये जानना ये चाह रहे हैं कि अब आगे इन्होंने अपना पोर्टफोलियो बल्कि मुझे भेजा है, 20 साल में इनको 5 करोड़ रुपए जुटाने हैं। क्या मेरा पोर्टफोलियो सही है? ज़रा इनका पोर्टफोलियो ज़रा दिखाया जाए पहले तो। अब इन्होंने ये पोर्टफोलियो आपने हमें भेजा, हमने मैम को भी भेजा हुआ है ये पोर्टफोलियो, लेकिन पहले अपने दर्शकों को दिखा दें कि किस तरह के इन्होंने फ़ंड ले रखे हैं। ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड में ले रखा है, टाटा डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट ग्रोथ ले रखा है, PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड ले रखा है, मीरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड ले रखा है, HDFC इंडेक्स निफ्टी फंड ले रखा है और SBI बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस डायरेक्ट प्लान ग्रोथ फंड भी ले रखा है। 5 करोड़ की रकम इन्होंने जुटानी है, तो रकम तो बहुत लंबी आपने बताई है। अब 2,500 रुपये आप हर साल एक साल से आप जमा कर रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं है इतने कम अमाउंट में जो है आप 5 करोड़ रुपए जोड़ पाएंगे अगले 15-20 साल में। पूछते हैं मैम क्या सजेस्ट कर रही हैं। मैम क्या कुछ सलाह रहेगी आपकी? हाँ, तो पहले तो अगर आपको 5 करोड़ रुपए जोड़ने हैं तो इसके लिए आपको अमाउंट जो है काफी ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। करीब 1.5 से 2 लाख रुपए महीने आपको निवेश करना पड़ेगा अगर आपको ये अमाउंट बनवाना है। तो पहले तो ये ध्यान में रखिए। अच्छा, दूसरा अगेन इनके पोर्टफोलियो में काफी सेक्टर फंड्स अगेन हैं, जैसे मैं देख रही हूँ टाटा डिजिटल या SBI बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। सो आई वुड से कि पहले तो 6 फंड होने की जरूरत नहीं है, 4 फंड बिल्कुल सही हैं, 4 फंड के ऊपर जरूरत नहीं है। आई वुड से कि जो फ्लेक्सी कैप, ब्लू चिप, निफ्टी 50 फंड्स हैं वो 3 रखिए। जो भी सेक्टर फंड्स हैं उनमें से आप निकल जाइए और आप अपना जो महीने महीने का जो आप बचत करते हैं वो बढ़ाने की कोशिश कीजिए ताकि आप अपना लक्ष्य तक पहुंच सके। जी, अब भाई जो अमाउंट आपको बताया गया है मैम की तरफ से, अगर आप उतना बचा सकते हैं तो आप ये लक्ष्य पा सकते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, लेकिन 2-2,500 रुपये में 20 साल में 5 करोड़ रुपए थोड़े से मुश्किल है। मुश्किल क्या, अभी की हालात में असंभव कह सकते हैं। लेकिन प्रदीप खर्ब जी बार बार कह रहे हैं आप मेरा सवाल नहीं ले रहे हैं। सर, सवाल तो खाली सवाल ही ले रहे हैं, सबके ही ले रहे हैं, आपका भी सवाल ले रहे हैं। प्रदीप खर्ब जी ने सवाल पूछा ये है कि SBI टेक्नोलॉजी फंड में 2,000 रुपये की इनकी SIP है, 15 सालों के लिए इन्होंने ये निवेश किया हुआ है। अब ये जानना चाह रहे हैं कि 4,000 रुपये और निवेश करना चाहता हूँ SIP में, इसके लिए कौन सा फंड सही रहेगा? तो एक ऑलरेडी इन्होंने ले रखा है SBI टेक्नोलॉजी फंड, 2,000 रुपये लगा रहे हैं, 4,000 रुपये और लगाना चाह रहे हैं SIP के जरिए। कौन से फंड में निवेश करना चाहिए ये जानना चाह रहे हैं। 15 सालों का इनका नजरिया है। मैं तो बोलूंगी कि इनको एक स्मॉल कैप फंड जरूर लेना चाहिए और एक फ्लेक्सी कैप फंड ले सकते हैं। अगेन टेक्नोलॉजी का, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क वगैरह ज्यादा है। इनफैक्ट दैट्स व्हाई एक्चुअली अगर आप टेक्नोलॉजी फंड रखना चाह रहे हैं तो आप एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप ले लीजिए। अगर आप टेक्नोलॉजी फंड नहीं रख रहे हैं तो आप एक फ्लेक्सी कैप और एक स्मॉल कैप ले लीजिए, राइट? तो इस बेसिस पर आप डिसाइड कीजिए। मैं इसीलिए क्योंकि अगर आप रख रहे हैं तो अगेन आपका जो एक्सपोजर होगा टेक्नोलॉजी में वो बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर आप फ्लेक्सी कैप फंड भी लेंगे। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप फंड ले लीजिए। मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में आप ले लीजिए। और ये कह रहे हैं मुझे जानकारी नहीं है, मैं किसान हूँ। सर, ये जब इस देश का किसान जो है वो पूरे देश को चला सकता है, और तो आप तो फिर भी मतलब जो है आज के युग में जो है आप किसान हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो जानकारी तो आपको घर बैठे मोबाइल पे मिल ही रही है, तो कोई बात नहीं। मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में आप जो बाकी के 4,000 हैं वो लगा सकते हैं। चलिए अब अगले दर्शक के पास चलते हैं। कुंदन कुमार जी ने प्रश्न भेजा है, कुंदन जी का सवाल ले लेते हैं। और कुंदन जी कह रहे हैं मेरा सवाल आपने नहीं लिया, आपका सवाल का नंबर आ गया है। सर कुंदन जी, स्क्रीन पर लाया जाए कुंदन जी का प्रश्न। और कुंदन जी जानना चाह रहे हैं कि अगर कोई फंड मैनेजर हाई रेट पर स्टॉक अपने फंड में रख रहा है, आगे जरा दिखाइए, तो क्या भविष्य में वो फंड अच्छा परफॉर्म करेगा? इसका मैम आप उत्तर देना चाहेंगी? एक बार फिर से जरा प्रश्न दिखाया जाए कुंदन जी का। कोई फंड मैनेजर अगर हाई रेट पर स्टॉक अपने फंड में रख रहा है, अच्छा ये जानना चाह रहे हैं कि अगर कोई फंड मैनेजर बहुत हाई लेवल पे स्टॉक खरीद रहा है तो उसकी टेंशन आप क्यों ले रहे हैं? अगर आप सही निवेश करिए और जो वो रेट हाई है लो है वो काम तो फंड मैनेजर को करने दीजिए, वो इसी में उनकी एक्सपर्टीज़ है। बाकी मिनट जी से पूछते हैं। अब इनको इस बात की टेंशन है कि फंड मैनेजर ने कहीं हाई रेट पर तो नहीं ले लिया स्टॉक। अब इसके बारे में आप कुछ कर नहीं सकते हैं।
और ना ही आप पता कर सकते हैं कि उन्होंने क्या रेट में लिए हैं। हम बस यही सोच के चल सकते हैं कि उनका काम है फंड मैनेजमेंट करना, और वो सही तरीके से करेंगे फंड मैनेजमेंट, ताकि उनके फंड की का अच्छा प्रदर्शन हो। तो आप उनके ऊपर थोड़ा ट्रस्ट करें, और जो राइट फंड है वो आप चूज करें अपने गोल के हिसाब से, एंड गेट इनटू द राइट फंड, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। जी, एक सवाल इन्होंने और इसमें पूछ लिया है कि ICICI ब्लू चिप फंड मेरे लिए कैसा रहेगा, क्या उसमें पैसे लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि वो सब ब्लू चिप स्टॉक्स में ही निवेश करते हैं उस फंड में, तो आप जरूर लगा सकते हैं। जी, चलिए, प्रदीप खर्ब जी कह रहे हैं तहे दिल से आपका शुक्रिया। प्रदीप जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, कार्यक्रम आप पूछ रहे हैं। एक सवाल यहाँ पर, चूंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि म्यूचुअल फंड में पहली बार निवेश कर रहे हैं, उनको निवेश के बारे में जानना चाहते हैं आपसे। ऐसा जब कोई भी म्यूचुअल फंड अगर हम चुनते हैं, किन महत्वपूर्ण चीज़ों पे आपको लगता है ध्यान देना चाहिए? क्या फंड मैनेजर के बारे में जानना चाहिए, AMC कौन सी है वो जानना चाहिए, या हम किस तरह के फंड में पैसे लगा रहे हैं, वो फंड कहाँ पैसे लगा रहा है ये जानना जरूरी है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग AMCs हैं। क्या AMCs को भी क्राइटेरिया ऐसा होना चाहिए कि दिमाग में कि नहीं, हम किस AMC के जरिए जो है पैसे लगाने जा रहे हैं? तो सबसे पहले तो जैसे कि मैंने कहा कि आप अपने गोल के हिसाब से लगाइए, आप कितने टाइम के हिसाब से लगा सकते हैं उसके बेसिस पर डेट या इक्विटी चूज कीजिए। बट विद इन दैट, फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी आपने सोचा कि हम मिड कैप में पैसे लगाएंगे, राइट, तो उसमें इतने सारे फंड्स अवेलेबल हैं, तो आप किस बेसिस पर चूज करेंगे, राइट? सो नॉर्मली आपको लॉन्ग टर्म रिटर्न्स देखने हैं, वो भी जैसे 7 से 10 साल के रिटर्न्स देखने हैं। इसकी कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न्स आपको देखना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली ये जो डेटा है ये कहीं अवेलेबल नहीं है पब्लिक स्पेस में, राइट? तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि जो अनवेस्टेड इंफॉर्मेशन सोर्सेज हैं, आप उनके ऊपर थोड़ा नजरिया डालिए। देयर इज मॉर्निंग स्टार विच इज द ग्लोबल लीडर फॉर म्यूचुअल फंड रिसर्च। उनके वेबसाइट में आप जाके देख सकते हैं, काफी सारे टूल्स वगैरह हैं, एंड इट्स अ न्यूट्रल वेबसाइट, सो दैट्स वन ऑफ द ऑप्शंस दैट आई कैन से। बाकी थोड़ा बहुत आप ये जो आप देख रहे हैं टीवी चैनल्स वगैरह पर भी आपको काफी इसके बारे में पता चल जाएगा। तो आई वुड से कि these are some of the criteria that you have to use to choose a fund. ठीक, एक सवाल और ले लेते हैं, क्योंकि हालांकि समय समाप्त हो गया है। रंजीत भाटिया जी का है प्रश्न, यूट्यूब पे पूछा है। मीरा एसेट फोकस फंड के बारे में जानना चाह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म इनका नज़रिया है, क्या इसमें पैसे लगाए जाने चाहिए? अभी इन्होंने ये नहीं बताया है कि इनके पास ऑलरेडी SIP कर रहे हैं या निवेश करना चाहते हैं। सो अगेन, जो फोकस्ड फंड होता है उसमें नॉर्मली लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स होते हैं। It's more concentrated in nature. That's why it's called a focused fund. I would actually prefer a diversified equity fund over a focused fund, just from a risk perspective. जी मैम, आप जुड़ी हमारे साथ और इतने सारे सवालों के जवाब दिए। बहुत सारे दर्शकों ने तुरंत अपने सवाल लिए और आपने तुरंत उनको उत्तर दिया। बहुत तहे दिल से आपका भी शुक्रिया आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और उम्मीद करते हैं आगे भी आप अपना महत्वपूर्ण समय पर हमको देती रहेंगी, ताकि हमारे दर्शक जो है वो अपने पूंजी को लेकर के जो है सतर्क रहें और अच्छी जगह निवेश करें। नमस्ते, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इस कार्यक्रम को तो समेटने का वक्त आ गया है, लेकिन आपको बता दें कि आप सभी को जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं 26 जनवरी की भी, और रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल हम 2 बजे नहीं आएंगे, लेकिन जब शुक्रवार को लौटेंगे तो शेयर बाजार से जुड़ी हुई आपकी जो भी आशंकाएं दुविधाएं हैं उसको जो है हम दूर करेंगे। दोपहर 2 बजे जुड़िए हमारे साथ, राजेश तांबे होंगे हमारे साथ आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। तो शेयरों से जुड़ा हुआ, स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न हो, 9311121874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके ज़रिए आप हमें अपना सवाल भेजिए। किस स्टॉक पे आप जानना चाह रहे हैं, कितने समय के लिए ले रखा है, अगर निवेश करना चाह रहे हैं तो क्या सवाल है, क्योंकि बाजार तेज़ी से गिर रहा है, ऐसे में क्या खरीदारी करने का वक्त है। इन तमाम प्रश्नों के उत्तर आपको शुक्रवार को दोपहर 2 से 3 के बीच में हम देंगे। राजेश तांबे हमारे साथ जुड़ेंगे शुक्रवार दोपहर 2 बजे। तो अपने सवाल आप भेजते रहिए और इसी तरीके से लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और अपना प्रेम जो है वो हम पर बरसाते रहिए। ये चार्ट है, ये हमारा कैलेंडर है, किस किस दिन आप कौन से सवाल पूछ सकते हैं। सोमवार को हम स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते हैं, मंगलवार को बीमा के बारे में, बुधवार जो कि आज है हम म्यूचुअल फंड पे बात कर रहे हैं,
बृहस्पतिवार को हम बात करेंगे पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा कोई भी मुद्दा, और शुक्रवार को फिर बात करेंगे शेयर बाजार की और जानेंगे अगले हफ्ते की रणनीति कैसे बनाई जाए। म्यूचुअल फंड से जुड़ा और भी कोई प्रश्न हो, दुविधा हो, कहाँ निवेश करें, कैसे करें, फॉर्मूला गुरु देखना मत भूलिएगा इस बार का। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम को समेटते हैं, लेकिन आप अपनी जेब से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए मनी 9 के पास। बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम हम लोग प्रयास करके आपके लिए लेके आ रहे हैं। नमस्कार।